नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इसके पहले आपको ध्यान होगा कि हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसको आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत लाइक किया। तो मुझे लगा कि इस संदर्भ में जो कौटिल्य की थियरी है उसको भी देखा जाए। साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मनु का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। लेकिन उसके पहले एक दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि यह जो कौटिल्य है इसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। और आपको यह भी ध्यान होगा कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के एक नए साम्राज्य को स्थापित किया था, क्रिएट किया था, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के रूप में जानते हैं। तो ये एक क्रिएटर हैं, स्टेट के क्रिएटर हैं और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, लेकिन ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, यह बल्कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। शासन करने की कला का इसमें वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि एक राज्य को कैसे स्थापित किया जाए, स्थापित होने के बाद उसको कैसे बनाए रखा जाए और साथ साथ जो समाज में मोरालिटी होनी चाहिए, जनता किस तरीके से होनी चाहिए, राजा किस तरीके का होना चाहिए और लोक कल्याण कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पे अर्थशास्त्र चर्चा करती है। और विश्व की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं उसमें अर्थशास्त्र का जिक्र होता है। अब हम देखते हैं कि इस सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से अंग हैं। तो एक तो जैसा मैंने उस समय बताया था कि आपको ध्यान में रखना है कि सप्तांग थ्योरी में 7 अंग की बात होती है। मॉडर्न थ्योरी में 4 अंग की बात होती है। कौन कौन? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन मनु और कौटिल्य दोनों ने 7 अंग की चर्चा की है। इसमें जो पहला अंग है उसे कहा गया है स्वामी। मनु में भी स्वामी कहा गया है और स्वामी को आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह राजा है या शासक है। मनु की तरह कौटिल्य ये कहता है कि राजा के ऊपर ही संपूर्ण राज्य का भविष्य निर्भर करता है और चूंकि राजा के ऊपर या स्वामी के ऊपर संपूर्ण राज्य और उसकी जनता का भविष्य आधारित है, निर्भर करता है, तो वह कहता है कि राजा को क्या होना चाहिए, राजा को गुणवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और इस गुण में तमाम गुण होने चाहिए। उसे उदार होना चाहिए, उसे साहसी होना चाहिए, उसे अनुशासित होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको क्या होना चाहिए, उसको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि यदि उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसमें गुण नहीं आएगा। और सुकरात ने कहा है नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। यही चीज कौटिल्य कह रहा है कि राजा को गुणवान होना चाहिए और गुणवान होने के लिए उसे शिक्षित होना चाहिए, तभी वह राज्य को आगे ले जा सकता है। दूसरा जो उसने नाम दिया है उसको उसने कहा है अमात्य। अमात्य को आप कह सकते हैं कि क्या है, ये मंत्री, ये सलाहकार हैं जो राजा को सलाह देंगे। तो चूंकि राजा अकेले काम नहीं कर सकता, उसे मंत्रियों या सलाहकारों की जरूरत होती है। स्वयं जो चाणक्य थे वे न केवल चंद्रगुप्त मौर्य बल्कि उनके जो बेटे हुए बाद में बिंदुसार, उनके भी सलाहकार या प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ कौटिल्य ने कहा है कि ये जो मंत्री हैं उनका भी गुणवान होना जरूरी है। और एक चीज और उन्होंने कहा कि गुणवान इसलिए कि ये सही सलाह दे सके, जो सलाह हो वह क्या हो, सही हो और बिना भय के हो, बिना लोभ और लालच के हो। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चाणक्य ने कहा है कि राजा को कभी भी अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को या चापलूस या चाटुकारों को अपना मंत्री नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ये सही सलाह नहीं दे सकते। सोचिए कि बीसी से 300 साल पहले चाणक्य ऐसी बात करें, जबकि आज हम लोकतंत्र में देख रहे हैं और भारत में भी तमाम स्टेट में आप देखेंगे कि
परिवार डेवलप हो गए हैं, वे सत्ता में आते हैं तो उनके बेटे और बेटियां भी मंत्री बन जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहता है कि राजा को अपने संबंधियों को अमात्य या मंत्री नहीं बनाना चाहिए। तीसरी चीज उसने कहा जनपद। जनपद का मतलब यह है कि क्षेत्र और जनसंख्या, क्षेत्र और जनसंख्या दोनों चीजें इसमें आती है। और इसके लिए जरूरी है कि जिस क्षेत्र पे वह राज्य निर्मित है, बसा हुआ है, बना हुआ है, वह उर्वर जमीन होनी चाहिए, वहाँ जंगल होने चाहिए, वहाँ खनिज होने चाहिए, वहाँ नदियाँ होनी चाहिए, यानी खाने पीने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र और जनसंख्या से ये मतलब है। फिर वो कहता है दुर्ग। दुर्ग राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का होना, किला का होना बहुत ही जरूरी है। और न केवल युद्ध के समय, कौटिल्य ने कहा कि युद्ध और शांति के काल में भी दुर्ग की जरूरत है, और युद्ध में तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत जरूरी है। यदि आपके पास दुर्ग नहीं है, मजबूत और सुरक्षित दुर्ग नहीं है, तो शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करके आपके राज्य को हस्तगत कर लेगा, छीन लेगा। इसलिए उसने कहा कि जो जनपद यानी जो राज्य की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर आपको मजबूत दुर्ग बनाने चाहिए सुरक्षा के दृष्टि से। और 4 प्रकार के उसने दुर्ग की बात की है। एक तो उसने कहा कि ऐसा दुर्ग बनाओ जिसमें चारों तरफ क्या हो, जल हो, जल दुर्ग। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा दुर्ग भी बनाया जा सकता है जिसके चारों तरफ क्या हो, रेगिस्तान हो, शत्रु आ ही न सके। उसने ये भी कहा कि पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग भी बनाया जा सकता है जो काफी सुरक्षित होता है। और चौथा उसने कहा कि आप जंगल या फॉरेस्ट, वन में भी दुर्ग बना सकते हैं जो शत्रुओं की नजर से दूर रहेगा। मुख्य चीज ये है कि शांति के काल में राज्य के संचालन के लिए और युद्ध के काल में राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत दुर्गों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसने कहा कोष। कोष को आप खजाना कह सकते हैं, और आज तो आप कहिए कि अर्थव्यवस्था का ही युग है। जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है वह सैनिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। तो कौटिल्य इस चीज को समझते थे और उन्होंने कहा कि यदि शांति है तो आपको जन कल्याण के लिए मान लीजिए आप नहर बनवाना चाहते तो पैसा चाहिए ना, तो शांति के काल में जन कल्याण के लिए आपको कोष चाहिए, खजाना चाहिए, रुपया चाहिए। और युद्ध की स्थिति में आपको सेना पर व्यय करने के लिए, हथियारों पर व्यय करने के लिए भी कोष की जरूरत है। यानी राज्य की समृद्धि, खुशहाली और उसकी सुरक्षा दोनों किस पर निर्भर करती हैं, कोष पर निर्भर करती हैं। तो सोने चांदी से आपका कोष भरा रहना चाहिए। और छठी चीज उसने कहा दंड। दंड का मतलब क्या है, सेना। निश्चित रूप से जब आप एक राज्य हैं, आपके पड़ोस में भी कई राज्य हो सकते हैं और उनसे आपके संबंध कभी अच्छे कभी बुरे हो सकते हैं, और एक राजा अपने राज्य के क्षेत्र के विस्तार की भी बात करता है तो उसके लिए एक मजबूत सेना होनी चाहिए। और आखिरी बात उसने कहा है मित्र। एक राज्य को, एक राजा को अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाते रहना चाहिए। और स्पेशली वह इसलिए कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि आपके बाउंड्री पर, आपके सीमा पे, जो जनपद या राज्य की सीमा है उस पे शत्रुओं की भरमार है, तो क्या होगा, आपकी जो पूरी एनर्जी है, चाहे वह कोष की बात हो, चाहे वह सेना की बात हो, चाहे रुपए पैसे की बात हो, आपकी पूरे संसाधन कहाँ लगेंगे, उस शत्रुओं को निपटाने में लगेंगे और उनसे अपनी बचाव करने में लगेंगे। तो कहता है कि सीमा पे मित्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यदि शत्रु ज्यादा है तो फिर क्या होगा, आप एक उदाहरण देखिए, भारत के पड़ोस में क्या है, पाकिस्तान है। भारत के विभाजन के बाद ही बना, 47 में उसने आक्रमण किया।
फिर 65 में आक्रमण किया, 71 में आक्रमण किया, कारगिल 99 में हुआ, और अभी अभी हमने इसी 7 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख को 7 से 10 तारीख तक पाकिस्तान के साथ एक संघर्ष किया। तो मित्र बनाने चाहिए, शत्रु नहीं। अब मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम देखेंगे कि मनु में क्या है और चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में से क्या भिन्नता है। तो यहाँ तो जो स्वामी है, मनु के यहाँ भी स्वामी है, लेकिन ये जो अमात्य कह रहा है चाणक्य, वहां पे सीधे सीधे इनको क्या कहा गया है, मंत्री कहा गया है। अमात्य का मतलब मंत्री होता है, लेकिन शब्दावली क्या है, यहाँ सीधे सीधे मंत्री है। जो जनपद है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या आ रही है, तो यह मनु के यहाँ किस रूप में है, मनु के यहाँ राज्य के रूप में है। बाकी सारी चीजें आपको वही लिखनी है, वही बोलनी है। और तीसरा जो अंतर है वह अंतर है कि इस दुर्ग को उसने क्या कहा है, इस दुर्ग को मनु का कहा है को। तो ये 3 अंतर है शब्दावली का, बाकी कौटिल्य और मनु में कोई अंतर नहीं है। तो इस चीज को, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए यदि आप मनु को भी याद कर लेते हैं तो कौटिल्य को लिख सकते हैं, या आप कौटिल्य पढ़कर गए हैं और एग्जाम में मनु आ गया तो आप इस अंतर को जानते रहेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।